आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 29 साल बाद हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2014 में, जब मोदी सरकार ने अपना शपथ लिया। लेकिन इस पूर्ण बहुमत की सरकार को भी अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ेगा और शुक्रवार को यह अग्नि परीक्षा मोदी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकृत किया गया है। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव किसी भी तरीके से सरकार को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता और न ही सरकार गिरेगी। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस अविश्वास प्रस्ताव को क्यों पेश करना चाहते हैं लोकसभा में? आखिरकार इससे हासिल क्या होगा? क्या यह वक्त की बर्बादी नहीं है? दरअसल अगर इसके तह में आप जाने की कोशिश करें तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाकर सरकार और सरकार के कामकाज पर अविश्वास जाहिर करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी, वो जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है और संख्या बल मोदी सरकार के पास है और सरकार जीतेगी। इसके बावजूद इस अविश्वास प्रस्ताव को सामने रखकर विपक्षी दल अपनी बातों को संसद में रखना चाहते हैं, लोगों के सामने इस बात को पेश करना चाहते हैं कि तमाम विपक्षी दलों को आज मौजूदा सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, भरोसा उठ चुका है। और यह अपने आप में एक बड़ी खतरनाक बात है। 4 सालों में मोदी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा होने वाली है। संसद में भले ही बीजेपी बहुमत के नंबर से कहीं ज्यादा है, लेकिन बीजेपी को अब सदन में एक बार फिर विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ये हर कोई जानता है कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर कोई खतरा नहीं होगा। बावजूद इसके विपक्ष के हौसले बुलंद है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है, साथ ही पिछले 4 साल के मुद्दों पर सरकार को घेरना भी चाहता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना स्वाभाविक था, क्योंकि जितने भी वादे किए नरेंद्र मोदी जी ने, उनमें से 10% भी वादे पूरे नहीं हुए और ये अधिकार विपक्ष का है कि वे अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाएं। वापस आएंगे, ये सिचुएशन है। और हमारा सैटरडे जो प्रोग्राम है वो भी चलेगा कलकत्ता में, लेकिन व्हिप इशू हो गया। तृणमूल विल बी देयर टू वोट इन लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने से ही विपक्ष के नेता उत्साहित जरूर हैं, लेकिन विपक्ष के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है। बीजेपी और सरकार के मंत्री अविश्वास प्रस्ताव को फ्लॉप शो बता रहे हैं। सरकार बहुमत के नंबरों का दावा कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा थी, लेकिन प्रतिपक्ष ने हाउस को चलने नहीं दिया। सरकार पिछले बार भी तैयार थी और आज जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार अध्यक्ष महोदय ने किया है, सरकार आज भी पूरी तरह तैयार है और विपक्ष बहस करे, सरकार उन पर भारी पड़ेगी। देखिए, विपक्ष अगर कॉन्फिडेंट है तो हम भी कॉन्फिडेंट हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पक्ष में है। और साथ ही ये नो कॉन्फिडेंस किस विषय पर लाना चाहते हैं वो भी देश के सामने आएगा और हमने उस क्षेत्र में क्या किया है वो भी सामने आएगा। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के लिए एनडीए और यूपीए ने पूरी तरह कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है, तो दूसरी तरफ यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के पूरे संकेत दे दिए हैं। बहुमत के सवाल पर सोनिया ने साफ साफ कहा है, कौन कहता है कि यूपीए के पास नंबर नहीं है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी दांव जरूर चल दिया है। सरकार भले ही ना गिरे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश होने का मतलब साफ है कि विपक्षी सांसदों को सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दांव चलकर अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अगर एनडीए के नाराज शिवसेना जैसे सहयोगी अगर सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो उसका संदेश भी बड़ा माना जाएगा। लोकसभा में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जिस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, प्रतीत ऐसा होता है कि विपक्ष का ये वार उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि ये सच्चाई किसी से नहीं छुपी है कि लोकसभा में आंकड़े सरकार के फेवर में हैं और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार को हरा पाना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन होगा। अपने सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव अंकगणित पर कहीं सही बैठता नहीं है, लेकिन इसका मकसद कुछ और है जो हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन पहले आइए जरा अंकगणित की बात कर लेते हैं। दरअसल आज संसद में, लोकसभा में खास करके बहुमत के लिए
कितना आंकड़ा चाहिए? 272 का आंकड़ा चाहिए और उसके बाद बहुमत मिल जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास खुद अपनी पार्टी के 273 सांसद मौजूद हैं। आज अगर कांग्रेस की बात करें तो 48 सांसद कांग्रेस के पास हैं, एडीएमके के पास 37 हैं, तृणमूल कांग्रेस के पास 34 हैं, बीजेडी के पास 20 हैं और अन्य के खाते में 128 सांसद हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बचा सकती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अब एनडीए के पास कितने सांसद हैं, आइए जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 273 भारतीय जनता पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पासवान जी की पार्टी के 6 सांसद, शिरोमणि अकाली दल के 4 सांसद और ये मिलकर हो जाता है 283 का आंकड़ा और उसके साथ साथ आरएलएसपी को के 3 सांसदों को जोड़ दीजिए तो 286 का सांसद का आंकड़ा पहुंच जाता है और उसके बाद जेडीयू के 2 सांसद यानी कि 288 और फिर अन्य को जोड़ लीजिए तो 292 सांसद एनडीए के हैं जो कि सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन विपक्ष में कौन कौन खड़ा है, आइए जरा इसके भी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करें। टीडीपी जो कि बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी, एनडीए का हिस्सा थी, उसने विपक्ष का दामन थाम लिया है, उसने व्हिप जारी कर दिया है। 16 टीडीपी के विधायक, माफ कीजिएगा सांसद, अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस के 48 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद और तृणमूल कांग्रेस के 34 सांसद सरकार के विपक्ष में हैं। फिर समाजवादी पार्टी के 7, एनसीपी के 7, सीपीएम के 9 और सीपीआई का 1 सांसद विपक्ष में खड़ा है सरकार के, आरजेडी का 4, एआईएमके के 1, जेडीएस का 1 और आरएसपी का 1 सांसद, केएमसीएम का 1 और आईयूएमएल के 2 सांसद। लेकिन इसके बीच में एक ऐसी खबर है जो हर किसी के लिए वाकई में संशय पैदा कर रही है और ये है ये पार्टियां, जहां शिवसेना जो कि एनडीए का घटक दल जरूर है लेकिन एनडीए के खिलाफ लगातार अपनी आवाज मुखर तरीके से प्रस्तुत करता रहा है। 18 सांसद शिवसेना के हैं, शिवसेना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किसे वोट करेगा। एडीएमके के 37 सांसद हैं, ये 37 सांसद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज लगाएंगे या राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, ये देखना होगा शुक्रवार को। बीजेडी यानी कि बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की पार्टी क्या करेगी? 20 सांसद उनके पास हैं, अभी भी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और टीआरएस के 11 सांसद अभी भी असमंजस की स्थिति को और आगे बढ़ा रहे हैं। एआईयूडीएफ के 3 और आईएनएलडी के 2 सांसद भी अभी अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति यह बनती दिख रही है कि प्रस्ताव तो किसी भी तरीके से पारित नहीं हो पाएगा, लेकिन हां एक मौका जरूर मिलेगा सभी विपक्षी पार्टियों को सरकार को पुरजोर तरीके से संसद में घेरने का और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि लोकसभा टीवी पर जो वो बातें कहेंगे वो हर कोई देखेगा और तमाम टेलीविजन चैनल और अखबार उस खबर को जरूर छापेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विपक्ष की कोशिश है आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने की और इसीलिए आज ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं जो आपसे हम जानना चाहते हैं। क्या अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी की कोशिश है? क्या अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी की कोशिश है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। अपना SMS हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_, अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए, इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जिन्होंने अपना बयान देकर कांग्रेस के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दी थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार शशि थरूर को कौन सा कीड़ा काट गया। उन्होंने हिंदू पाकिस्तान का एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर के बारे में तमाम बातें की गई, चर्चाएं हुई, उसे लेकर शशि थरूर ने कहा है कि आज एक हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान खड़ा हो गया है। वो बीजेपी के समर्थक हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ या मुखालफत में खड़ी हर बातों को सिरे से दबा देना चाहते हैं, गला घोट देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है शशि थरूर का ये बयान और ये शब्दावली एक बार फिर लोगों को पसंद नहीं आ रही, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी को। और इस समय शशि थरूर एक बार फिर सवाल के घेरे में हैं और कांग्रेस बगले झांक रही है। कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान, तो ये है तालिबानी बिहेवियर जो ये लोग कह रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मानो इन दिनों इसी राग को पकड़ लिया है। पहले वो हिंदू पाकिस्तान कहकर विवाद में फंसे और जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने विरोध करने वालों की तुलना तालिबान से की। थरूर अब अपने बयान का मतलब समझा रहे हैं। उनको कौन हक दिया तय करने के लिए कि मैं
इस देश में रहने के लिए लायक नहीं हूं? क्या वो है हिंदू तालिबान? वो निश्चय कर रहे हैं कि सिर्फ एक किस्म के हिंदू इस देश में रह सकते हैं और बाकी सब हिंदू छोड़ के कहीं और जाए। तो ये है तालिबानी बिहेवियर जो ये लोग कह रहे हैं, और मेरे खिलाफ ये आरोप लगाना मुझे बड़ी मजाक की बात। थरूर की दलील है कि उन्होंने अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं कहा, चाहे वो हिंदू पाकिस्तान वाला बयान हो या फिर तालिबान हिंदू वाली बात। थरूर का कहना है कि वो उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। हमारी रूलिंग पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तानी आइडिया का मिरर इमेज है। जैसे पाकिस्तान को आप शीशे में देखेंगे कि वहां मुसलमानों के लिए देश बनाया, तो इसलिए यहाँ भारत में हिंदुओं के लिए देश बनाएगा। इस किस्म की सोच है जिसके खिलाफ मैं हूं। शशि थरूर भले ही बयान पर सफाई दे, लेकिन हिंदू शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान और तालिबान के साथ करके उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। बीजेपी से लेकर आरएसएस तक के नेताओं ने थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। थरूर को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो तालिबानी है या हिंदुस्तानी है। पहले वो सिद्ध करेगा है क्या वो। और इस प्रकार से भारत के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, आरएसएस और बीजेपी के बारे में गलत बयानी करके एक सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। उनको अगर बहुत ज़रूरत है तो वो चले जाए और पाकिस्तान में बसे। भारत का यदि इतिहास वो समझते, जानते, हिंदू धर्म की विविधता परक स्वभाव को पहचानते, तो शायद हिंदुओं के साथ तालिबान शब्द का वो प्रयोग ही नहीं करते। तालिबान शब्द का प्रयोग हिंदुओं के साथ करके उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत चारों का घोर अपमान किया है। उन्हें इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। शशि थरूर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं। वो जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हिंदू मुसलमान का जिक्र कर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या इस तरह के बयान देने से बहस दूसरी दिशा में नहीं मुड़ जाती। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन। क्या हो गया है आज हमारे हिंदुस्तान को, न जाने किसकी नजर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने आदेश में स्पष्ट तौर से कहा कि आज भीड़ तंत्र की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है। देश की तमाम सरकारों को और केंद्र सरकार को इसको लेकर कानून पारित करना चाहिए और भीड़ तंत्र को पूरे तरीके से खत्म करना चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं है इस देश में कि वो तय करे कि वो किसको मारना और पीटना चाहती है और सरेआम लोगों के सामने मार पीट कर उसे खत्म कर दिया जाए। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला और झारखंड में स्वामी अग्निवेश के साथ जो व्यवहार किया गया, यह बताता है कि आज हमारे देश में असहिष्णुता हिंदुओं के बीच में है। हिंदू मुसलमान तो दूर की बात है। स्वामी अग्निवेश कोई मुसलमान नहीं थे। स्वामी अग्निवेश ने कोई गाय काटने की बात नहीं कही थी। स्वामी अग्निवेश ने गाय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। स्वामी अग्निवेश एक गेरुआधारी व्यक्ति हैं जो कि हिंदू विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़ता एक हिंदुत्व ग्रुप खड़ा हुआ और उसने उन्हें पकड़कर पीटा। बताइए, एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ अगर इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हो तो क्या इसे आप हिंदुत्व कहेंगे? क्या यह है वो हिंदुत्व जिसके लिए आज हिंदुस्तान खड़ा है? जाहिर सी बात है, अफसोस होता है। पहले तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर, गाय के नाम पर लोगों को पीटा जाता था। अब तो मेरा हिंदुत्व तुम्हारे हिंदुत्व से ज्यादा बेहतर है, इस पर पीटा जाता है लोगों को। और कैसे कैसे पीटेंगे, देखिए हमारे देश में यह है हमारे देश का भविष्य। एक दिन पहले झारखंड के पाकुड़ में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश भीड़ तंत्र का शिकार हो गए। भीड़ ने अचानक उन पर हमला बोला और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। गनीमत ये रही कि स्वामी अग्निवेश को ज्यादा चोट नहीं आई। संगठन के एबीवीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये सब आरएसएस, बजरंग दल, इनसे जुड़े हुए लोग थे। लेकिन इस भीड़ तंत्र पर अगले दिन भी हंगामा मचता रहा। कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों ने इस मामले पर सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस निर्ममता से, निर्दयता से कातिलाना हमला भाजपा के गुंडों द्वारा बोला गया, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भाजपा के गुंडों ने लिंच मॉब मेंटालिटी पर उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कूड़ेदान में फेंक डाला। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से स्वामी अग्निवेश की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया और सवालों की पहेली भी छेड़ दी। राहुल ने पहेली के अंदाज में ट्वीट किया और लिखा, मैं घृणा फैलाता हूं और कमजोरों को तलाश कर उनको कुचल देता हूं। मैं लाइन में खड़े
सबसे शक्तिशाली के एक व्यक्ति की ताकत और सत्ता ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सत्ता को बनाए रखने के लिए घृणा और भय का उपयोग करता हूं। मैं कौन हूं? दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब हंगामा बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में अग्निवेश पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई। वहीं इस घटना पर बीजेपी नेताओं के सुर भी नरम नजर आ रहे हैं। कायम होता है, अरेस्ट किया जाता है। गृह मंत्री जी ने बार बार एडवाइजरी निकाली है कि एक भी ऐसे मामले में वहाँ पे कोई गलती ना करें, तुरंत गुनाह कायम करें और अपराधियों को अरेस्ट करें, और सब राज्य सरकारें करती है। स्वामी अग्निवेश पर हमले के बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो इलाज के लिए दिल्ली भी आ रहे हैं, लेकिन इस घटना ने हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरह भीड़ तंत्र वाले गिरोह नहीं थमेंगे? आखिर ऐसे लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है जो सरेआम कानून को हाथ में लेने से भी नहीं घबराते? टी न्यूज़ नेशन। जाहिर सी बात है, इस बात को समझने में 2 मिनट भी नहीं लग सकता कि किसका संरक्षण मिला हुआ है। बीजेपी की सरकार झारखंड में है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं ने स्वामी अग्निवेश की पिटाई की। इसके बाद क्या पूरे दिन भर आपने बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से अफसोस की एक बात सुनी है? नहीं सुनी होगी। जयंत सिन्हा को छोड़कर एक भी बीजेपी का नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने स्वामी अग्निवेश की सरेआम इस पिटाई पर एक शब्द भी कहा। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यह मानते हैं कि उनका हिंदुत्व स्वामी अग्निवेश के हिंदुत्व से कहीं ज्यादा बेहतर है? शायद ऐसा ही मानते होंगे, तभी तो आज उनके स्वामी अग्निवेश की पिटाई गले से उतर गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का हिंदुत्व स्वामी अग्निवेश के हिंदुत्व से कहीं ज्यादा ऊंचा है। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस, जो कि लगातार बीजेपी की सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि सरकार ने राफेल के सौदे में गड़बड़ी की है, सरकार ने अब इस पूरे मामले पर स्पष्टता जाहिर करते हुए कहा है कि राफेल की डील की जांच सीएजी कर रही है। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री का बयान है कि 58,000 करोड़ के इस राफेल डील में जहां 36 राफेल विमान खरीदे जाने हैं, उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट सामने है और अब सीएजी इस पर अपनी तहकीकात कर रही है और सितंबर 2019 से राफेल विमान हिंदुस्तान को मिलने लगेंगे। और इस डील पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार कई बार सवाल उठाए थे। और आइए अब ये हकीकत आपके सामने रखते हैं कि अगर आप अपने सर पर एक छत देखना चाहते हैं, अपने जीवन भर की कमाई लगाकर आप अपने लिए घर लेना चाहते हैं, तो चेत जाइए, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी चूक की और आपने पेपर की जांच ठीक तरीके से नहीं की, तो फिर आप एक ऐसे घर में रहेंगे जो तिनके की तरह ढह जाए और उसमें आपके परिवार विलीन हो जाएं। हम ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, जहां पर एक गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मकान के ढहने के बाद 5 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ चुकी है और अब तक न जाने कितने उस मकान में दबे पड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की ये वारदात और ये हकीकत अब आपके सामने रखती है कि आज हमारे देश में, चाहे आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप मुंबई की बात कीजिए, महाराष्ट्र में ऐसा ही होता है, गुजरात में, अहमदाबाद में ऐसा ही होता है, पुणे में ऐसा ही होता है, नोएडा में ऐसा ही होता है, ग्रेटर नोएडा में ऐसा ही होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गैर कानूनी तरीके से कहीं भी कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आसानी से बाहर निकलकर भाग भी सकते हैं। टूट गया सपनों का आशियाना, बिखर गई जिंदगी, आंखों से बहते आंसू, दर्द में डूबे लोग, हर चेहरे पर एक सवाल। किसी का आशियाना बिखर गया, किसी की दुनिया उजड़ गई और कोई अब भी अपनों की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठा है। बिल्डिंगों में रहते थे और हाल ही में शिफ्ट हुए थे, उनकी आंखें रो रो कर पथराई जा रही हैं। बात करने की स्थिति में वो है नहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे ज़रा सा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही वो बार बार घूमते हैं, इधर देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहवेरी गांव में 2 इमारत जमींदोज हो गईं और अब मलबे के ढेर में सांसें तलाशी जा रही हैं। लोगों के सपनों का आशियाना कब्रगाह बन चुका है। मलबे में दबा ये स्कूल का बस्ता नहीं, किसी नौनिहाल की जिंदगी के निशान हैं।
जो इस मलबे में जाने कहां गुम हो गए हों। इसी मलबे के दौरान गिरा नीचे स्कूल बैग, गद्दा, ये साफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो रहते थे। और साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा आप आगे और बढ़ेंगे तो आपको छतों में टंगे पंखे, झूमर और टूटी हुई कुर्सियां भी इसी और इशारा करती दिखाई देंगी साफ साफ कि यहाँ अभी जाने कितनी और जानें हो सकती हैं। मंगलवार को रात के अंधेरे में मौत का मातम पसरा, लेकिन दिन के उजाले में भी मंजर नहीं बदला। हर ओर अपनों को तलाशते लोगों की चीख पुकार कलेजा छलनी करती रही, लेकिन कईयों की तलाश अब भी जारी है और कईयों की दुनिया उजड़ गई। राम त्रिवेदी। राम त्रिवेदी, आप कब यहाँ शिफ्ट कब हुए थे? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को। आपका पूरा परिवार यहाँ कितने सदस्य थे? यहाँ पे 4 लोग थे इसमें। जी। बाकी लोग सब अंदर ही थे क्या घर के? हाँ, सभी लोग अंदर ही हैं घर में। तो ये जो 5वां शव अभी मिला है, जो निकाला गया है, वो आपने देखा है? आपकी पत्नी का? ये मेरी परिवार की पहली बॉडी है। 14 जुलाई को राम त्रिवेदी अपने परिवार के साथ इस बिल्डिंग में रहने आए। तब क्या मालूम था कि 4 दिन बाद आंखों के सामने पत्नी का शव पड़ा होगा। राम त्रिवेदी अकेले नहीं जिन पर यह सितम टूटा है। ये इमारत कई जिंदगी लील गई और कई अब भी मलबे में फंसी हुई है, जिनकी तलाश जारी है। सूरज अरोरा, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। 2 इमारतें गिर गईं और कहने के लिए कहा जा रहा है कि अब इसकी जांच की जाएगी, सघन जांच की जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों को इसकी सजा दी जाएगी। जो लोग मारे गए हैं, क्या उनकी जिंदगियां वापस आ सकती हैं? ये अपने घर में सो रहे थे, अब अपने घर में आराम कर रहे थे। ये कहीं किसी सड़क हादसे में नहीं मारे गए हैं, ये किसी ट्रेन हादसे में नहीं मारे गए हैं, कोई विमान विस्फोट में नहीं मारे गए हैं, किसी आतंकी के बम से नहीं मरे हैं। इसके बावजूद अगर सरकार का यही रवैया है तो आप जरा पूछिए अपने आप से और अपनी सरकार से भी, आखिरकार क्यों इसे हम टैक्स देते हैं, क्यों हम सरकार अपने सामने रखते हैं, क्यों ऐसे लोगों को हम चुनते हैं जो ऐसी व्यवस्था बनाकर हमें दे चुके हैं जिसमें हम अपनी ही मौत पर खुद रोते हैं। उम्मीदों का आशियाना औंधे मुंह पड़ा है। कल तक जहां जिंदगी खुशियों के सपने बुन रही थी, वहां मौत का सन्नाटा पसरा है। वो ये जो 4-4, 5-5, 7-7 मंजिल के बना रहे हैं वो अनलीगल हैं। उनके पास अप्रूवल लेटर नहीं है। लेकिन यहाँ की जमीन जो रेतीली है और यहाँ पानी जो निकासी नहीं है, तो पानी बिल्डिंगों में जा रहा नहीं। गाड़ी चेक कहाँ करने के लिए आता है? पैसे लेने के लिए आता है। कब्रिस्तान बन चुकी कंक्रीट की इमारत कदम कदम पर मौत को दावत दे रही थी। हर पल यहाँ हादसे का साया गहरा हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अथॉरिटी की नाक के नीचे अवैध निर्माण कैसे हो रहा था। बताया जा रहा है कि इस इलाके में निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई थी। बावजूद इसके आरोप है कि कुछ बिल्डर किसानों की जमीन लेकर सस्ते घर के फेर में लोगों को फंसा रहे थे। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी, हैबतपुर, एमनाबाद, बिसरक और पतवाड़ी जैसे कई गांवों में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। खबरों की माने तो 2009-10 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाहबेरी गांव की जमीन का अधिग्रहण रद्द हो गया, लेकिन किसानों ने बाद में प्रॉपर्टी डीलरों को महंगी दर पर जमीन बेच दी और उसके बाद से ही यहां कथित अवैध निर्माण की झड़ी लगी हुई है। इलीगल कंस्ट्रक्शन की वानगी ये है कि ये बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हैं जो कि लगातार बन रही हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि बड़े आराम से धड़ल्ले से रजिस्ट्री चल रही है। हमारी शिकायतें ये हैं कि जो बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं कम से कम उसका बेस मजबूत रखें, बिल्डिंग उतनी ही लिमिट तक बनाए जहाँ तक सेफ हो। उसके बाद अगर ये अनऑथराइज्ड है तो कम से कम हमारे अथॉरिटी वालों को पता है कि सेफ ये हमारा अनऑथराइज्ड है तो रजिस्ट्री ना करें। बैंक लोन भी कर रहा है, हम अपनी कमाई से घर खरीदते हैं और फिर वो बिल्डिंग ऐसे कब्रगाह बन जाती है हमारी। आज जो बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है, उनके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल को लेकर भी सवालों का अंबार खड़ा है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इतनी कमजोर थी कि वो दबाव सह नहीं सकी और चंद मिनटों में एक के बाद एक 2 बिल्डिंग धराशायी हो गई। आलम ये था कि यहाँ सीवर, नाली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद थी। इल्जाम है कि ग्रेटर नोएडा के इस गांव में अधिकारियों के नाक के नीचे अवैध निर्माण का यह धंधा फल फूल रहा था।
चौंकाने वाली बात यह भी है कि ऐसी जगहों पर अवैध निर्माण के लिए भी बैंकों से लोन मिल गया। सवाल उन बैंकों के रवैये पर भी उठते हैं। ये सारी चीजें जांच के दायरे में हैं और मैंने पहले कहा कि जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई का वो पात्र बनेगा। सरकार के पास जांच की दलील है, गुनहगारों पर कार्रवाई का भरोसा है, लेकिन इस कंक्रीट के कब्रिस्तान में खत्म हो गई जिंदगियों के लिए इतना ही काफी है। ग्रेटर नोएडा से सैयद आमिर हुसैन और अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ की वजह से आज पूरे देश भर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन जैसे आप पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन सबसे बड़ी चुनौती है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आज से 15 साल पहले भूस्खलन की स्थिति देखें तो उस वक्त से लेकर आज तक में भूस्खलन की वारदातों और घटनाओं में कम से कम 200% का इजाफा हो चुका है। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल आज हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि भूस्खलन की वजह से आज बड़े पैमाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहना अपने आप में असंभव होता जा रहा है। आप जानते हैं कि सड़कों का निर्माण करने के लिए, बांध का निर्माण करने के लिए और अन्य इस तरह के विकास के नाम पर की गई गतिविधियों की वजह से पहाड़ में जबरदस्त तरीके से कटाई हो रही है। वहां पर बम विस्फोट किया जा रहा है जिसके जरिए मलबा हटाया जा सके, और इसकी वजह से पहाड़ जर्जर हो रहे हैं और भरक रहे हैं, और उसके बाद भूस्खलन हो रहा है। बताइए, विकास के नाम पर आज पहाड़ों में कैसे मौत परोसी जा रही है। पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें दरक रही हैं। कहीं पूरा का पूरा पहाड़ मलबे में तब्दील हो रहा है तो कहीं जमीन का बड़ा हिस्सा धंस जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है। पहाड़ से आ रही ये तबाही इंसान को खौफजदा कर रही है। बारिश के सीजन में हर दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अक्सर पहाड़ों के टूटने और सड़क पर मलबा जमा होने की खबरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बड़कोट की है। यहाँ बारिश बर्बादी लेकर आई है। पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा जिससे रास्ता बाधित हो गया, जबकि यमुनोत्री में चारधाम यात्रा मार्ग का पैदल रास्ता भी बंद हो गया है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में पहाड़ों का कहर दिख रहा है। उत्तरकाशी, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग के इलाके में पहाड़ कमजोर होकर टूट रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ों पर संकट दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 3 की सड़क धंस गई जिससे रास्ता बंद करना पड़ा। कुल्लू के पास रांगड़ी में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जबकि मनाली से 8 किलोमीटर दूर कलात में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कीरतपुर मनाली हाईवे को 4 लेन करने में जुटा है। यहाँ ठेकेदार पहाड़ों की खुदाई कर रहे हैं। इसी वजह से 30 से 50 फीट पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ गई है। कुछ यही हाल उत्तराखंड का भी है। यहाँ भी पिछले कुछ सालों से बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जंगल साफ किए जा रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ को धमाका कर तबाह किया जा रहा है। सड़कें बनाने के लिए पहाड़ को काटा जा रहा है, जिसका नतीजा है कि पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। यही कारण है कि पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न्यूज़ नेशन। हम सब जानते हैं कि आज विकास हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास का पैमाना और तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण से लोहा लेकर मुकाबला कर कर विकास की दौड़ में आगे चलेंगे तो इन पहाड़ों में हम कहीं नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी समस्या है। तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में आज भूस्खलन सबसे बड़ी समस्या है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है और कई जिंदगियां भी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल चीन में भी है और कुछ वही हो रहा है नेपाल में भी। यानी विकास की इस अंधी दौड़ में पर्यावरण की अनदेखी आज हमारे लिए जानलेवा साबित हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर चीन और जापान में भी पहाड़ तबाही मचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश के कारण पहाड़ कमजोर हो गए हैं और जिस तरह से चट्टान की चट्टान टूट रही है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह का संकट है। ये तस्वीरें पड़ोसी देश चीन की है। यहाँ गांसू प्रांत में पहाड़ों का प्रहार दिख रहा है। इन दिनों हिंदुस्तान, चीन और जापान जल प्रलय में डूबे नजर आ रहे हैं।
लेकिन कभी मजबूती से खड़े रहने वाले पहाड़ों का इस तरह भरभरा कर टूटना बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहा है। सवाल है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसे समझने के लिए GSI की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, जिसके मुताबिक देश के कुल इलाके का 12% इलाका लैंडस्लाइड की जद में है। उत्तर पूर्व हिमालय का 1,80,000 वर्ग किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड की जद में है। इसमें दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय क्षेत्र सबसे खतरनाक है, जबकि उत्तर पश्चिम हिमालय का 1,40,000 वर्ग किलोमीटर इलाका ऐसा है जहां लैंडस्लाइड का खतरा है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह है मूसलाधार बरसात पहाड़ के मलबे को कमजोर कर देती है, लेकिन पहाड़ों के कमजोर होने की कई और बड़ी वजह है। लगातार भूकंप के झटके आना, पेड़ों की कटाई और सिमटते जंगल, पहाड़ों पर सड़क निर्माण, पहाड़ों पर माइनिंग और पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट के इस्तेमाल से भी पहाड़ों पर खतरा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में लैंडस्लाइड से तबाही मचती है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन में भी पहाड़ का प्रकोप सामने आता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जजों ने एक स्वर में यह कहा, भाई ढाह दो इस ताजमहल को, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ताजमहल के रखरखाव पर कोई भी ध्यान देना चाहते हैं या फिर उसे बदस्तूर बनाए रखना चाहते हैं। मिटा दो इस पहचान को भाई, क्योंकि सदियों से हिंदुस्तान की पहचान विदेश में यह ताजमहल ही तो है, और इस ताजमहल का रखरखाव हम नहीं कर पा रहे तो ऐसी पहचान की आवश्यकता ही क्यों है। ताजमहल आज भर्रा रहा है, ताजमहल आज टूट रहा है, ताजमहल खंडहर बन सकता है अगर उसका रखरखाव नहीं किया गया तो, अगर हम नहीं चेते तो। इसलिए पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट, ताजमहल का दर्द। ताज मतलब हिंदुस्तान की धरती पर मोहब्बत की मिसाल। ताज मतलब बेइंतहा खूबसूरती। ताज मतलब गजब की कलाकारी। ताज मतलब वो एहसास जो बेजान पत्थरों को रोमानी इश्क की शक्ल दे देता है। ताज मतलब हिंदुस्तानी, तुर्क, फारसी और इस्लामी कारीगरों की एक ऐसी उस्तादी जिसका कोई जोड़ नहीं मिलता। ताज मतलब 350 साल से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक अमिट पहचान। मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां की एक ऐसी निशानी जो बनी भले पत्थरों की हो, लेकिन इन सफेद बेजान पत्थरों में इश्क की वो तासीर लिपटी है कि संगमरमर की एक इमारत पूरी दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी जिंदा मिसाल मानी जाती है। जिसने हकीकत में ताज का एहसास से दीदार किया, वही जानते हैं कि ताज का मतलब है क्या। सदियों से ताज की खूबसूरती को फनकारों ने जिस लफ्जों में पिरोया है, उसकी पाकीज़गी पर पूरी दुनिया एहतराम करती आई है। लेकिन दुनिया में हिंदुस्तानी मोहब्बत की रवायत पेश करने वाली ये इमारत अब गर्दिशों से जूझ रही है। जिस सफेद इमारत ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक पहचान दी, वो अब बदहाली के दौर में पहुंचती जा रही है। दुनिया की पीढ़ियां दर पीढ़ियां जिस इमारत का दीदार करती आई हैं, वहां अब वैसी बुलंदी नहीं दिखती। सदियों से दर्जनों जलजला झेल चुकी बुलंद मीनारें अब हवा की झोंके भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जिन झरोखों से कभी रोमानी यादें झांका करती थी, वो आज पल्ले पल्ले बिखरती नजर आती हैं।
संगमरमर की सफेदी पीली पड़ती जा रही है। कसीदाकारियों का रंग बदरंग होता जा रहा है। बारीक नक्काशियों के उम्दा किनारे अब वजूद खोते जा रहे हैं। किससे फरियाद करे ताज, किस दरबार में गुहार लगाए ताज, हवा में बढ़ते जहर को कैसे रोक पाए ताज। मजबूर ताज खामोश है, अपनी बुलंदी और बदहाली के बीच की कहानी जानने वाले अफसोस जताते हैं। ताज के दर्द को महसूस करने वाले नाराजगी जताते हैं। ताज का रहनुमा बनी अदालतें कोफ्त दिखाती हैं, लेकिन नई दुनिया में सियासत की अपनी रवायत है। कभी ताज मकबरे और मंदिर की गुत्थियों में उलझा रहता है, कभी ताज की गर्दिशों के लिए कीड़े मकोड़े जवाबदेह ठहराए जाते हैं, कभी ताज की चमक मुल्तानी मिट्टी के रहमो करम पर छोड़ दी जाती है। लेकिन ताज मर रहा है। वो मिसाल मिट रही है जिसमें कलाकारों की कला बसती है, मोहब्बत करने वालों की रूह बसती है, खूबसूरती पसंद करने वालों की चाहत बसा करती है। जी हां, ताज मर रहा है। आगरा की जिस इमारत ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी, वो हर गुजरते दिन के साथ बदहाल होती जा रही है। आज हम ताज की बुलंद तारीख की दास्तान सुनाएंगे, ताज की बर्बादी की कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको बता दें कि आज क्यों मौजू हो गई है दास्तानी ताज। ताजमहल की ढंग से हिफाजत करें या बंद कर दें या ढहा दें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत की ओर से कहे गए इन लफ्जों ने दर्द ताज को आवाज दे दी। तल्ख शब्दों में यह नाराजगी उनके लिए थी जिनके कंधों पर ताज को बचाने की जवाबदेही है, जिन रहनुमाओं पर ताज को संवारने की जिम्मेदारी है। क्योंकि पिछले 30 साल से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिस ताज को बचाने की कोशिश में जुटी है, उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ताजमहल की तबाही की कहानी यूं तो एक दिन में नहीं लिखी गई है, लेकिन ताजमहल के लिए दो बड़ी मुसीबतें सामने आ रही हैं। एक तो ताजमहल का रंग बदरंग होता जा रहा है और दूसरा ताजमहल के रखरखाव में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बदरंग होते ताज की वजहों और उससे बचने के उपायों पर बात करने से पहले जरा देखिए कि ताज की आज क्या हालत है। ये तस्वीर देखिए। ताजमहल की मीनार में लगी खिड़की की तस्वीरें देखकर अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि जिस ताजमहल से सरकार को करीब 70 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, वहां रखरखाव कैसा है। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर 2018 के ही अप्रैल महीने की है, जब उत्तर प्रदेश में चली आंधी में ताजमहल परिसर में इमारतों के हिस्से टूटने लगे। ताज की तबाही की हर तस्वीर मौजूद नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि ताजमहल की मीनारें कमजोर हो रही हैं, बुर्जियों और गुंबदों के अंदर लगे लोहे के सरिये गल रहे हैं, तेज हवा में ताजमहल की मीनारों के हिस्से टूट रहे हैं, तूफान में ताज के मीनार पर लगी खिड़की तक टूट रही है। ताज का रंग दिन प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा है। ताज की इस हालत के लिए कुदरत के प्रकोप और प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन पिछले 30 साल से जिस सुप्रीम कोर्ट की ताज के रखरखाव के मसले पर नजर है, वो आखिरकार सरकारी अमले की लापरवाही पर नाराजगी जता चुका है। कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जस्टिस मदन बी लोकुर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम तो ताजमहल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार इसे खत्म करने या फिर बंद करने पर तुली है तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत की नाराजगी इसलिए भी थी क्योंकि ताज की सुरक्षा के लिए संसदीय कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अदालत इस बात पर भी नाराज थी कि ताज के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक विजन डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। ताजमहल हिंदुस्तान की एकमात्र धरोहर है
जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यूनेस्को की इस धरोहर की बदहाली के लिए सरकार या अनदेखी जवाबदेह है या वक्त और कुदरत की मार, इसे लेकर दलीलें दी जाती रही हैं। ताजमहल के बदहाली के पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो प्रदूषण है, यानी हवा में मौजूद कार्बन और पार्टिकुलेटेड मैटर के वो कण जो ताजमहल की दीवारों पर चिपककर उसकी सफेद आभा को पीला बना रहे हैं। आगरा की हवा के प्रदूषण के आंकड़ों की बात करें तो आगरा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 8वें नंबर पर आता है, क्योंकि आगरा में पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 का स्तर सामान्य के मुकाबले 6 से 8 गुना तक ज्यादा पाया जाता है। आगरा की हवा में कार्बन के कण 3 गुना तक ज्यादा पाए गए हैं। इसके अलावा बढ़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं भी आगरा की हवा में पार्टिकुलेटेड मैटर बढ़ाता है। ताजमहल के आसपास वायु प्रदूषण की एक और बड़ी वजह यमुना के किनारे के श्मशान को माना गया, क्योंकि दावा किया गया कि ताजमहल के पास ही यमुना किनारे के श्मशान में औसतन करीब 400 चिताएं रोज जला करती हैं। बेमिसाल इमारत ताजमहल के स्वरूप में जो बदलाव आ रहा है उससे न केवल सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, वहीं इस इमारत को चाहने वाले भी परेशान हैं। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है कि ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी में जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ लगातार उसकी जो मात्रा बढ़ती जा रही है और कोई भी निस्तारण और कोई भी ऐसा प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा कि जिससे लगे कि हाँ इस ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी का जो पानी है वो अविरल है। हवा में प्रदूषण की वजह से ताजमहल के रंग के पीले होने की बात कही जाती रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नमी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। ये कभी कोहरे तो कभी बारिश के साथ नीचे गिरकर इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो गैसेस एमिट हो रही हैं वही तो सब काला कर रही हैं ताज को। देखिए ना आप, अब फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है, मुझे लगता नहीं कि कोई उस पर लिमिटेशन है। रात दिन काम चल रहा है और पुअर क्वालिटी में भी चल रहा होगा, तो आई डोंट नो कैसे उसकी कौन सी पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करके हम चेक कर सकते हैं। ताज के रंग में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर 1984 में फरियाद की गई थी, लेकिन 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए आदेश दिए, जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया। ताजमहल के आसपास करीब 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण बंद किया गया, लेकिन बावजूद इसके आगरा दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बना रहा और उसका असर ताजमहल के रंग पर भी पड़ता रहा। यमुना काली हो गई, शहर के सारे नाले बिना टैप किए हुए 70 नाले इसमें सीधे गिर रहे हैं। मात्र आगरा शहर के लिए 4 एसटीपी प्लांट हैं, वो भी काम नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण के अलावा ताजमहल के रंग की बात की जाए तो सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि कीट पतंगों और प्रदूषण की वजह से पैदा हो रहे फंगस के कारण भी ताज का रंग खराब हो रहा है। पर्यावरण के जानकार भी मानते हैं कि यमुना किनारे के प्रदूषण की वजह से कीट पतंगों की मार ताज पर पड़ रही है। तो जो हरा कलर पैचेज में नजर आता है, जो ताजमहल के ऊपर कार्विंग्स बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उनके ऊपर हरा रंग इसकी वजह से, जिसका नाम है गोल्डी कायरोमोनस। ठीक है, ये क्या करता है? ये कीट नहीं है, ये हजारों लाखों की संख्या में शाम को इकट्ठे हो जाते हैं ताजमहल की तलहटी में, यानी कि यमुना के किनारे। उड़ के अभी पहुंच जाते हैं, ठीक है, उड़ के पहुंच के दीवारों पर चिपक गए, तो जो उनकी पॉपिंग्स हैं, ठीक है, उसको रिलीज कर देते हैं। ये रिलीज करने के बाद हरा नजर आता है। ये तमाम वजहें ताज के रंग को बदरंग करने की गिनाई जाती रही हैं और इसके लिए तमाम उपाय भी किए जाते रहे हैं ताकि ताज के संगमरमर की सफेदी वापस लाई जा सके। – 2013 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ताज को चमकाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। कभी ताज पर गर्म पानी की बौछारें मारी गई, कभी साबुन से दीवारें चमकाने की कोशिश हुई, कभी मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर चमकाने की कोशिशें देखने को मिली, तो कभी स्टीम बाथ का आइडिया भी दिया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ताज का रंग पीला पड़ता चला गया। गंदगी से ही काला पीला लाल होता है ताजमहल।
अगर ये मड पेल थेरेपी के बजाय इसको सही मायने में एक बार इसकी घिसाई हो पत्थर की, जहाँ पत्थर के गड्ढे हैं वो पत्थर बदल दिए जाएं और उसके बाद बरी की पॉलिश हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई नुकसान। जिस ताजमहल के रंग और रखरखाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद सरकार हरकत में आई दिखने की कोशिश कर रही है, दरअसल उसके रखरखाव को लेकर लापरवाही और नजरअंदाजी की जाती रही है। इसका अंदाजा ऐसे लगता है कि 2013 से 2016 तक ताजमहल से 75 करोड़ 91 लाख रुपए की कमाई हुई और रखरखाव पर सिर्फ 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें ताज के रंग को लेकर तरह तरह की बहानेबाजियां करते रहे हैं और ताज को बचाने के नए नए वादे भी करते रहे। हम लोग अपनी तरफ से तो लगभग 200 करोड़ रुपए का काम फिलहाल 2017-18 के बजट से और अब 18-19 के बजट में कर रहे हैं। मैं आपको समस्या बताऊं कि वो जो जमुना नदी है, निश्चित रूप से उसका प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी अमला और राजनेता ताज को बचाने के लिए कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं, इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से खुद ब खुद लग जाता है। क्योंकि एक तरफ सरकार पर्यटन के लिहाज से रामायण सर्किट के लिए 70 करोड़, आध्यात्मिक सर्किट के लिए 63 करोड़ रुपए, विरासत सर्किट के लिए 41 करोड़ रुपए, बौद्ध सर्किट के लिए 99 करोड़, वहीं आध्यात्मिक परिपथ के लिए 76 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी ओर कम से कम 20 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले ताज के रखरखाव पर बमुश्किल 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ताजमहल के कंजर्वेशन को लेकर होने वाले सालाना खर्च पर फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि ताजमहल के रखरखाव पर सालाना लाखों रुपया खर्च किया जाता है और यही वजह है कि ये पर्यटकों के लिए आज भी खास बना हुआ है। सरकार की कोशिशें और मंशा कितनी भरोसेमंद कही जा सकती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इन पर सवाल उठा दिए कि ताज के आसपास 50 वर्ग किलोमीटर में ताज ट्रेपेजियम जोन में पाबंदी के बावजूद उद्योग धंधों के लाइसेंस पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार की ओर से तय किया गया कि ताज समेत ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव के लिए 100 साल का विजन डॉक्यूमेंट आएगा। पराली और फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आगरा में इथेनॉल पॉलिसी लागू की जाएगी। आगरा में प्रदूषण रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ताज के रखरखाव पर 370 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। हालांकि जिस सरकार में ताजमहल को उत्तर प्रदेश के पर्यटक बुक से ही गायब कर दिया गया, वहां ताज के रखरखाव में कितनी कामयाबी मिल पाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें ताज को चमकाने के लिए तमाम वादे और दावे कर रही हैं, लेकिन क्या ताज की वो रौनक फिर से लौट पाएगी? जिस ताज की बेइंतहा खूबसूरती पर सैकड़ों नज़में लिखी गई, हजारों मिसालें दी गई, लाखों करोड़ों यादें जुड़ गई, क्या उसकी खूबसूरती लौटाने का वादा रहनुमा पूरा कर पाएंगे? इस ताज की खूबसूरती में आज भी मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह शाहजहां और उनकी तीसरी बेगम अर्जुमंद बानो की मोहब्बत को महसूस किया जाता है। इस ताज के अंदर की नक्काशियां और कलाकारियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 17 साल तक 20,000 कारीगरों ने इसमें कैसी मेहनत झोंकी होगी। ताज की दीवारों पर उकेरी हरफें अमानत खान शिराजी जैसे कारीगर की कारीगरी पेश करती हैं। कवि गयासुद्दीन की कविताएं इबारतों की शक्ल में ताज की शोभा बढ़ाते हैं। यमुना के दक्षिणी किनारे पर बनाई गई ये इमारत बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, उससे भी ज्यादा सुंदर अंदर से दिखती है। 187 फीट ऊंचे सबसे बड़े गुंबद की नक्काशी तो अतुलनीय है। इस इमारत में पन्ना के हीरे, चीन के जेड और क्रिस्टल, तिब्बत के नीले टर्किश स्टोन, श्रीलंका के लेपिस लेजुली और सफायर, अरब के कॉर्नेलियन, फतेहपुर सीकरी के लाल सैंडस्टोन और पंजाब का जसपेर का इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया कि मानो कलाकार की कला अभी बोल उठेगी। 28 तरह के दुर्लभ पत्थरों से बने इस ताजमहल की तस्वीर हर गुजरते दिन के साथ धुंधली होती चली गई।
लेकिन आज भी ताज की रूह इतनी बुलंद है कि उसे अगर रखरखाव का सहारा मिल जाए तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज इतनी जल्दी तबाह नहीं होगा।